द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम सरकार की एक बहुत ही चर्चित पहल पर बात कर रहे हैं, जिसके तहत अब कोई भी नागरिक व्हाट्सएप चैट के जरिए अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़े कदम की तरह पेश किया जा रहा है। और हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय सवाल यही है, क्या ये वाकई में गवर्नेंस को मतलब शासन को आम आदमी के लिए आसान बनाने वाला एक क्रांतिकारी कदम है, या फिर ये सुविधा की चादर में लिपटी एक नई उलझन है जो अपने साथ कुछ अनदेखे खतरे भी ला रही है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि यह पहल शासन में एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव का संकेत देती है, जो सरकारी प्रक्रियाओं को आम नागरिक के लिए अविश्वसनीय रूप से आसान बनाती है। और मैं इस बात पर बहस करूंगा कि ये जो ऊपर से दिखने वाली आसानी है, ये एक तरह का भ्रम है। ये उन डिजिटल चुनौतियों को नजरअंदाज करता है जो पहले से मौजूद है, और साथ ही सुरक्षा से जुड़ी नई चिंताएं भी खड़ी करता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। मेरी नज़र में ये सुविधा डिजिटल इंडिया के उस वादे को पूरा करती है जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे, यानी ऐसी सेवाएं जो सरल हों, तेजी से मिलें और नागरिक को ध्यान में रखकर बनाई जाएं। जरा सोचिए, अब तक होता क्या था? आधार डाउनलोड करने के लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना पड़ता था। वहां सही लिंक ढूंढो, फिर अपना आधार नंबर डालो, फिर एक मुश्किल सा कैप्चा भरो, फिर आपके फोन पर एक OTP आएगा, उसे डालो। ये पूरी प्रक्रिया कई लोगों के लिए, खासकर जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं है, काफी झंझट भरी थी। इसमें कोई शक नहीं कि पुरानी प्रक्रिया थोड़ी लंबी थी। थोड़ी नहीं, मैं तो कहूंगी काफी लंबी। और ये नई पहल उस पूरी जटिल प्रक्रिया को एक बहुत ही सरल वन चैट एक्सपीरियंस में बदल देती है। आप बस अपने फोन पर एक नंबर पर नमस्ते लिखते हैं और कुछ ही स्टेप्स में आपका आधार आपके सामने। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है। सरकार अब नागरिक के दरवाजे पर, या यूं कहें कि उसके फोन पर, सेवा लेके आ रही है। नागरिक को दफ्तरों या जटिल वेबसाइटों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। ये उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, या फिर उन व्यस्त प्रोफेशनल्स के लिए कितनी बड़ी राहत है जिनके पास इन सब प्रक्रियाओं के लिए समय नहीं होता। मैं इस इरादे की तारीफ करता हूं, लेकिन मैं इस मुद्दे को एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखता हूं। ये सुविधा सतह पर जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी है नहीं। आपने कहा कि बस नमस्ते लिखना है, लेकिन कहानी वहां से शुरू होती है, खत्म नहीं। इस सुविधा की कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। पहली शर्त, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। दूसरी, आपका एक एक्टिव डिजिलॉकर अकाउंट होना चाहिए। और तीसरी, आपका आधार उस डिजिलॉकर अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं, वरिष्ठ नागरिक या ग्रामीण भारत में सीमित डिजिटल पहुंच वाले लोग, क्या वे इन 3 शर्तों को आसानी से पूरा कर पाते हैं? मुझे तो लगता है कि ये प्रक्रिया को आसान बनाने के बजाय उस पर व्हाट्सएप की एक और परत चढ़ा रहा है, जबकि असली मुश्किल तो नींव में है। आप सीधे मुद्दे की जड़ पर आ गए, और ये एक जरूरी सवाल है। क्या ये प्रक्रिया वाकई में सरल है? मेरा जवाब है हाँ। ये निश्चित रूप से पिछली प्रक्रिया से कहीं ज्यादा सरल है। आपने डिजिलॉकर की शर्तों की बात की, उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले सिर्फ इंटरफेस की बात करते हैं। एक तरफ एक सरकारी वेबसाइट है जिसमें कई लिंक हैं, पॉपअप हैं, और वो अजीब से दिखने वाले कैप्चा कोड हैं जिन्हें पढ़ने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। सही बात है। दूसरी तरफ व्हाट्सएप है, एक ऐसा ऐप जिसे आज देश में करोड़ों लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। वो अपने परिवार से बात करने के लिए, तस्वीरें भेजने के लिए, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वो इसके माहौल से पूरी तरह वाकिफ हैं। जब सरकार उसी जाने पहचाने माहौल में एक सेवा देती है, तो उसका डर अपने आप खत्म हो जाता है। ये एक बातचीत जैसा लगता है, न कि कोई सरकारी काम। बातचीत जैसा लगना और वास्तव में आसान होने में फर्क है। नमस्ते लिखने के बाद भी आपको मेन्यू से डिजिलॉकर सर्विसेज को चुनना पड़ता है, फिर अपना 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करना होता है, और फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करना होता है। चलिए मान लिया कि ये वेबसाइट से कम डरावना है, लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आपका डिजिलॉकर अकाउंट पहले से तैयार हो। और ये डिजिलॉकर क्या है, ये भी समझना जरूरी है। ये एक तरह का सरकारी डिजिटल वॉलेट है जहां आप अपने सारे दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं। इसे सेटअप करना अपने आप में एक प्रक्रिया है। तो ये सुविधा पूरी प्रक्रिया को आसान नहीं बनाती, ये सिर्फ आखिरी चरण को, मतलब दस्तावेज डाउनलोड करने को थोड़ा आसान बनाती है।
असली और मुश्किल काम तो पहले ही करना पड़ता है। अगर किसी ने वो सब नहीं किया है तो व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखने से कोई जादू नहीं होने वाला। लेकिन क्या ये एक बार की मेहनत नहीं है? मैं मानती हूँ कि डिजिलॉकर सेटअप करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये एक ऐसा निवेश है जो लंबे समय तक फायदा देता है। एक बार आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन गया तो ये सिर्फ आधार के लिए नहीं बल्कि अनगिनत सरकारी सेवाओं के लिए एक दरवाज़ा खोल देता है। आप उससे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट सब कुछ निकाल सकते हैं। ये व्हाट्सएप वाली पहल उस दरवाजे तक पहुंचने का एक और ज्यादा आसान रास्ता दे रही है। हमें इसे इस नजरिए से देखना चाहिए कि ये लोगों को डिजिलॉकर जैसे शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपका तर्क दिलचस्प है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी धारणा पर आधारित है कि लोग ऐसा करेंगे, और यह हमें सीधे दूसरे मुद्दे पर ले आता है। क्या ये सुविधा सच में उन तक पहुंचेगी जिनके लिए इसे बनाया गया है? स्रोत सामग्री कहती है कि इससे वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पर क्या ये सच है? जरा जमीनी हकीकत के बारे में सोचिए। जिन ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के पास, जैसा कि कहा जा रहा है, सीमित डिजिटल पहुंच है, क्या उनके पास एक सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया हुआ एक्टिव डिजिलॉकर अकाउंट होगा? डिजिलॉकर सेटअप करने के लिए भी एक स्तर की तकनीकी समझ, एक ठीक-ठाक इंटरनेट कनेक्शन और प्रक्रिया को समझने के लिए धैर्य चाहिए। मुझे डर है कि यह सुविधा उन लोगों के लिए ज्यादा काम की है जो पहले से ही टेक सेवी हैं, न कि उनके लिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत बताई जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसके सकारात्मक प्रभाव को कम आंक रहे हैं। देखिए, ये एक शुरुआत है। डिजिटल साक्षरता एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है। जब लोग देखेंगे कि उनके पड़ोसी ने व्हाट्सएप पर अपना आधार कार्ड कितनी आसानी से निकाल लिया, तो वे भी सीखने के लिए प्रेरित होंगे। व्हाट्सएप एक पुल का काम कर रहा है। वे वीडियो कॉल करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अब वे उसी ऐप का इस्तेमाल एक ज़रूरी दस्तावेज पाने के लिए कर सकते हैं। यह डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है। हम हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन का इंतजार नहीं कर सकते। पर क्या ये एक ठीक-ठाक समाधान है, या ये उस समस्या का ही एक लक्षण है जिसे हम हल नहीं कर पा रहे हैं? चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं। एक 70 साल के व्यक्ति जो किसी छोटे से गांव में रहते हैं, उन्हें अपना आधार कार्ड चाहिए, शायद पेंशन की किसी काम के लिए। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, जो खुद में एक बड़ी चुनौती है। फिर उन्हें डिजिलॉकर अकाउंट बनाना होगा, फिर उसे आधार से जोड़ना होगा। ये सब करने के बाद वो व्हाट्सएप पर नमस्ते लिख सकते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि ये प्रक्रिया उनके लिए बैंक की शाखा में जाकर प्रिंट आउट निकलवाने से ज्यादा आसान है? हम एक ऐसे समाधान का जश्न मना रहे हैं जो उस समस्या को हल ही नहीं करता जिसके लिए उसे बनाया गया है। आपने जो उदाहरण दिया वो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। आज ग्रामीण भारत में भी स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ी है, और वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम है। कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, पढ़े लिखे युवा हैं जो अपने बड़ों की मदद करते हैं। ये पहल उन सहायकों के लिए भी एक बहुत बड़ा टूल है। लेकिन चलिए, इस बहस के सबसे जरूरी और शायद सबसे चिंताजनक पहलू पर आते हैं, सुरक्षा और गोपनीयता। आपकी मुख्य चिंता क्या है? मेरी मुख्य चिंता तकनीक से ज्यादा इंसान के व्यवहार को लेकर है। मैं मानता हूं कि इसके पीछे तकनीकी प्रोटोकॉल होंगे। ओटीपी आता है जो सुरक्षा की एक परत है। यह आधिकारिक माईगव हेल्प डेस्क चैटबॉट के जरिए होता है। सब ठीक है, लेकिन जब आप आम लोगों को व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर आधार जैसा संवेदनशील दस्तावेज मंगवाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बना रहे हैं। यहां बड़ा खतरा यह है कि हम सुविधा के नाम पर लोगों की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी आदतों को कमजोर कर रहे हैं। सालों से हम सबको सिखाते आए हैं कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी साझा ना करें, अपनी निजी जानकारी किसी मैसेजिंग ऐप पर ना दें, और अब सरकार खुद ही एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर यह सब करने को कह रही है। ये एक बड़ा विरोधाभास है जिसका फायदा धोखेबाज उठा सकते हैं। मैं आपकी चिंता की गंभीरता को समझती हूं, लेकिन क्या ये हर नई तकनीक के साथ आने वाला एक स्वाभाविक जोखिम नहीं है? जब एटीएम आए थे तब भी यही डर था, जब ऑनलाइन बैंकिंग आई तब भी फिशिंग के खतरे थे, और आज भी हैं। लेकिन इसका समाधान तकनीक को रोकना नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षित करना है। स्रोत सामग्री में भी साफ साफ सावधानियों का जिक्र है, जैसे कि अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करें या डाउनलोड की गई पीडीएफ फाइल को किसी पब्लिक ग्रुप में फॉरवर्ड ना करें।
डिजिटल विकास के साथ डिजिटल जागरूकता की जिम्मेदारी भी आती है। इस जोखिम के डर से हम उस अपार सुविधा को नहीं छोड़ सकते जो लाखों लोगों को मिल सकती है। आप एटीएम का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। एटीएम एक सिंगल पर्पस कंट्रोल्ड माहौल है। आप एक मशीन के सामने खड़े होते हैं जो सिर्फ बैंकिंग के लिए बनी है। व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये एक भीड़ भरे बाजार जैसा है, जहां असली दुकानदार भी हैं और जेब कतरे भी। जरा सोचिए, एक धोखेबाज के लिए एक नकली MyGov चैटबॉट बनाना कितना मुश्किल होगा। वो व्हाट्सएप पर एक प्रोफाइल पिक्चर लगा सकता है जिसमें अशोक स्तंभ बना हो, और फिर वो हजारों लोगों को एक मैसेज भेज सकता है कि अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना आधार नंबर और OTP भेजें। कितने लोग इस जाल में फंसेंगे। जब आधिकारिक तौर पर ऐसी सेवा दी जा रही हो तो आम आदमी के लिए असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए सामान्य बना रहे हैं जहां अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। ये एक बहुत हानिकारक संदेश है। ये एक मजबूत तर्क है, लेकिन इसका जवाब तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और लगातार जागरूकता फैलाने में है, न कि पहल को खारिज करने में। सरकार वेरीफाइड बिजनेस अकाउंट्स का इस्तेमाल करती है, जिस पर एक ग्रीन टिक होता है। लोगों को इस ग्रीन टिक के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। देखिए, भविष्य इसी दिशा में जा रहा है, जहां सेवाएं नागरिक केंद्रित होंगी, जहां सरकार आपके पास आएगी। आज आधार है, कल पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और शायद वोटर ID कार्ड भी इसी तरह उपलब्ध होंगे। यह शासन को ज्यादा तेज, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा सुलभ बनाने की दिशा में एक साहसिक और जरूरी कदम है। हमें जोखिमों का प्रबंधन करना सीखना होगा, ना कि उनसे डरकर पीछे हटना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये साहसिक है। मुझे लगता है कि ये एक शॉर्टकट है। ये डिजिटल साक्षरता और मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों जैसी असली और मुश्किल समस्याओं को हल करने के बजाय उन पर एक आसान तकनीकी समाधान थोपने जैसा है। हम एक ऐसी इमारत बना रहे हैं जिसकी नींव कमजोर है। सुविधा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये मजबूत सुरक्षा और सभी के लिए सच्ची पहुंच की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं, या हम सिर्फ जटिलता को एक जाने पहचाने इंटरफेस के पीछे छुपा रहे हैं और इस प्रक्रिया में नए और अनदेखे जोखिम पैदा कर रहे हैं? तो अंत में मैं यही कहूंगी कि व्हाट्सएप पर आधार प्राप्त करने की यह पहल सुविधा और पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। यह इस सीधी सी सच्चाई को स्वीकार करती है कि आपको नागरिकों तक वहीं पहुंचना चाहिए जहां वे हैं, यानी उनके स्मार्टफोन पर। अगर इसे सही सुरक्षा उपायों और लगातार नागरिक शिक्षा के साथ लागू किया जाए तो यह डिजिटल शासन के लिए एक बहुत शक्तिशाली और प्रगतिशील मॉडल बन सकता है। और मैं अपनी बात को यह कहकर समाप्त करूंगा कि सुविधा देने का इरादा बेशक नेक है, लेकिन हमें इसके पीछे की जटिलताओं और संभावित जोखिमों से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। यह कोई जादुई समाधान नहीं है, बल्कि एक ऐसा समझौता है जो डिजिटल साक्षरता, पहुंच और सुरक्षा की उन गहरी चुनौतियों को उजागर करता है जिन्हें अभी भी गंभीरता से संबोधित करने की जरूरत है। जब तक हर नागरिक के पास जरूरी ज्ञान और संसाधन नहीं होते, तब तक ये सुविधा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही काम करेगी और बाकी लोगों के लिए नए खतरे पैदा कर सकती है। ये साफ है कि इस मुद्दे पर दो मजबूत और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण मौजूद हैं। क्या यह सरलीकरण का एक सच्चा प्रयास है जो आम आदमी को सशक्त बनाता है, या जटिलता का एक नया रूप जो नए जोखिम पैदा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, और स्रोत सामग्री का अध्ययन इन दोनों दृष्टिकोणों को और गहराई से समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि तकनीक की दुनिया में हर समाधान अपने साथ कुछ नए और मुश्किल